Good morning children. Welcome to the Hindi classes. Today we will start with the grammar from the textbook which is important for our studies or for our syllabus. तो बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया है और हमारे परीक्षा के हेतु के लिए भी जो आवश्यक है। तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों हिंदी व्याकरण जैसा कि अंग्रेज़ी में ग्रामर, कन्नड़ में भी व्याकरण होता है, हमारे हिंदी में भी हिंदी भाषा के लिए भी व्याकरण ज़रूरी है। इसका परिभाषा डेफिनेशन, हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधी नियमों का बोध कराने वाला शास्त्र है। यह हिंदी भाषा के अध्ययन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे कि हर एक भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उसको सही रूप में पढ़ने लिखने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। अंग्रेज़ी व्याकरण लीजिए, कन्नड़ व्याकरण लीजिए, संस्कृत व्याकरण लीजिए, हर एक व्याकरण के लिए, हर भाषा के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। जैसे कि अंग्रेज़ी में भी होता है, ग्रामर इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। इट इज़ अ साइंस विच डील्स विद द कन्वर्सेशन ऑफ द लैंग्वेज। यानी किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने बोलने के लिए नियमों का उपयोग करते हैं, उसको हम व्याकरण कहते हैं। बच्चों व्याकरण का उद्गम कब हुआ, किसने किया, यह देखेंगे। अद्यतन जानकारी के अनुसार हिंदी व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ बनारस के दामोदर पंडित द्वारा रचित द्विभाषिक ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण सिद्धि होता है। यह 12वीं शताब्दी का है। यह समय हिंदी का क्रमिक विकास इसी समय से प्रारंभ हुआ माना जाता है। हिंदी विद्वान सुनीति कुमार चटर्जी भी अपने लेखों में इस ग्रंथ का उल्लेख मिलता है। तो प्राचीन काल में यदि हम देखेंगे तो बनारस के दामोदर पंडित द्वारा रचित व्याकरण बनारस में प्रसिद्ध या उसको रखा गया है। तो हिंदी व्याकरण का उद्गम अथवा हिंदी व्याकरण की शुरुआत 12वीं शताब्दी में 12th सेंचुरी में हुई थी और इसको सुनीति कुमार ने जो है इसका आगाज या इसको आगे बढ़ाया। तो इसका जो ग्रंथ या कहिए कि इसकी जानकारी हमें बनारस में स्थित ग्रंथ में मिलती है जिसे दामोदर पंडित द्वारा रचित किया गया है। तो इस तरह से व्याकरण के पितामह कौन कहलाते हैं? दामोदर पंडित जी, जो बनारस के हैं और वहाँ के पुराने ग्रंथ में जो है इन्होंने व्याकरण की रचना की है। और इसके बाद इसको आगे बढ़ाया हमारे हिंदी के विद्वान सुनीति कुमार चटर्जी ने, जो अपने लेखों में इस ग्रंथ का उल्लेख रखती हैं, यानी इस ग्रंथ को लिखी हैं या जानकारी दी हैं। तो बच्चों किसी भी भाषा को जानने से पहले अक्षर या वर्ण ज्ञान होना ज़रूरी है। तो आइए हम अक्षर ज्ञान की जानकारी लेते हैं। यानी किसी भी भाषा को बोलने या पढ़ने लिखने के लिए वर्ण ज्ञान तो होना आवश्यक है। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, अक्षर का अर्थ होता है वर्ण। जैसे to know the language, to read, how to write, we should know first the letters of that. Then only we can make the words out of it and the sentences out of it. तो बच्चों वर्ण को अक्षर कहते हैं और अक्षर को वर्ण कहते हैं, जो हमें शब्द या वाक्य का ज्ञान देते हैं। So letters, वर्ण is known as a अक्षर is known as a वर्ण, means a letter. Letter help us to
make the words and the sentences out of which we study the grammar or the language. We come to know the language, we will be able to speak. तो इस तरह से जो है वर्ण और अक्षर का ज्ञान होना आवश्यक है किसी भी व्याकरण को पढ़ने के लिए या भाषा को बोलने के लिए। तो हिंदी अल्फ़ाबेट्स देखेंगे। अक्षर जैसे अ से आहा और क से ज्ञ, इन अक्षरों को वर्णमाला कहा जाता है, जिसे हम दो भागों में विभाजित करते हैं, जैसे स्वर और व्यंजन। So a to aha and k to nya are all letters. Now for what we call them as a वर्णमाला, यानी वर्णों की माला। तो इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे स्वर और व्यंजन। We divide them into two parts, that is swara and the व्यंजन। So these all letters we name them as a varnamala, means they are said in a one, like how माला जिस तरह से मोती एक माला में पिरोए जाते हैं तो एक माला बन जाती है, उसी तरह अ और आहा और क और ज्ञ को मिलाकर वर्णमाला कहा गया है और इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे स्वर और व्यंजन। तो बच्चों किसी भी व्याकरण किसी भी हम पहले हिंदी का ही लेंगे। हिंदी व्याकरण को पढ़ने के लिए, भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वर और व्यंजन की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वर और व्यंजनों की सहायता से ही शब्द बनाए जाते हैं। इन्हीं में से अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं और उन्हीं शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाए जाते हैं। तो बच्चों अब स्वर किसको कहते हैं? स्वतंत्र रूप से उच्चारण होने वाले अक्षर स्वर कहलाते हैं। लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड इंडिपेंडेंटली आर कॉल्ड एज स्वर, जैसे अ, आ, ई, आहा तक। और स्वरों की सहायता से उच्चारण होने वाले अक्षर व्यंजन कहलाते हैं। Now the letters which are pronounced with the help of the स्वर या स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले अक्षर व्यंजन कहलाते हैं। जैसे स्वर अ से आहा तक स्वर कहलाते हैं, क से ज्ञ तक व्यंजन कहलाते हैं। तो बच्चों अ से आहा स्वर हैं, वह कितने हैं? 13 हैं और व्यंजन 36। How many swar are there? 13 in Hindi grammar and 36 व्यंजन। Totally 48 वर्णमाला, यानी अ और आहा, क और ज्ञ मिलाकर वर्णमाला कितनी हो गई? 48। Like how in English we have a 26 alphabets, that we have a 5 vowels and then 21 consonants। तो यहाँ पर स्वर 13 और व्यंजन 36, तो कुल मिलाकर वह कितने हो गए? 48 वर्णमाला। बच्चों व्याकरण में पद रचना, हाउ वी कॉल इट एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पद रचना में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, काल और इसके बाद हम पढ़ेंगे कारक, विशेषण, वर्ण उच्चारण और वर्तनी, लिंग, मुहावरे और लौकिक और वाच्य। लेकिन बच्चों हम हमारे 10वीं कक्षा के लिए जो है कारक ज़रूरी है, लिंग, वचन और हमारे पाठ्यपुस्तक में जो है काल ज़रूरी है और प्रेरणात्मक क्रियाएं का अध्ययन करना ज़रूरी है। तो हम संक्षेप में जो है सबसे पहले संज्ञा का डेफिनेशन या परिभाषा देखेंगे। सो डेफिनेशन ऑफ अ नाउन और संज्ञा, क्योंकि इसके अंतर्गत ही हम लिंग और वचन का अध्ययन करते हैं। जब तक हमें संज्ञा किसको कहते हैं पता नहीं होता, तो लिंग और वचन के बारे में हम नहीं जानकारी प्राप्त कर सकते। तो बच्चों नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड which indicates the name of a person, place, animal or thing. We call it as a noun in English। तो उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे
मनुष्य जाति, यानी यहाँ पर ये क्या हो गया, पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन, मनुष्य। अमेरिका, भारत, ये स्थान है। बचपन, मिठास, ये भाव है, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्हेन वी राइट द काइंड्स ऑफ द नाउन वी टेल। उसके बाद किताब, टेबल, ये वस्तु हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारे इर्द गिर्द जो वस्तुएं दिखाई देती हैं, हम आसपास जिन्हें देखते हैं, चाहे वह मनुष्य हो, प्राणी हो, पेड़ पौधे हो, आकाश हो, भूमि हो, कमरे के अंदर खिड़की हो, कोई भी हो, हम उस सब को जो है संज्ञा कहते हैं। तो अब संज्ञा के उदाहरण हम इस चित्र रूपी से जो है पढ़ेंगे। जैसे मनुष्य, नेम ऑफ अ पर्सन, या कहिए कि जिस तरह से यहाँ पर बच्चों का चित्र दिया गया है, तो इनको हम क्या कहते हैं, पर्सन है, तो ये नाउन है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर हिरण, डियर, तो यह क्या हो गया, प्राणी है, तो इसलिए यह संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है, यानी किसी भी प्राणी का नाम जो है संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो अब यह भी जो है प्राणी है, जिसको हम बाघ कहते हैं, टाइगर। Tiger is a name of an animal, so this is also considered as a noun. Now, here we can see that the camel. Camel is also name of an animal, जिसको हम हिंदी में ऊंट कहते हैं। तो ये भी जो है किसी प्राणी का नाम है, प्राणी का चित्र है, तो यह भी क्या हो जाता है, संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो बच्चों वस्तु जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि श्याम पट है, ब्लैक बोर्ड है, टेबल है, कुर्सी है, यानी मेज है, कुर्सी है, तो ये वस्तु के अंतर्गत आते हैं। तो हम इनको क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी ये इट इज अ थिंग, वी कैन सी द ब्लैक बोर्ड, टेबल एंड द चेयर, दिस कम्स अंडर द थिंग, so we call it as a noun. Again we can see here children. यहाँ पर श्याम पट के साथ साथ जो है पुस्तक रखी हुई है और चश्मा रखा हुआ है, और एक गमले रूपी एक डिब्बे में जो है कलम रखे हुए हैं, तो ये भी क्या है, वस्तु कहलाते हैं। तो इसको भी जो है हम क्या कहते हैं बच्चों, संज्ञा कहते हैं। तो अब ये फूल, फ्लावर इज ऑल्सो रोज, वॉट वी कॉल इट एज अ रोज, यानी गुलाब भी जो है एक वस्तु है, और ये एक संज्ञा के अंतर्गत लिखा जाता है, क्योंकि रोज को रोजेस वॉट एवर वी सी, इवन वी नेम देम, तो इस तरह से जो है यह भी संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से बच्चों किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या भाव के जानकारी देने वाले शब्दों को जो है हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पर मनुष्य को देखा, चित्रों को, हिरण को देखा, बाघ को देखा, ऊंट को देखा, फूल को देखा, तो ये सभी जो हैं संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों now noun is divided into, or noun has a 5 kinds. तो वर्तमान समय में संज्ञा के 5 भेद हैं। एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, जिसको हम कॉमन नाउन कहते हैं, भाववाचक संज्ञा, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, समुदाय या समूहवाचक संज्ञा, जिसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको हम मटीरियल नाउन कहते हैं। तो बच्चों ये हैं 5 भेद संज्ञा के। व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति का बोध कराए, जातिवाचक पूरे समूह का बोध कराए, भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समूहवाचक कलेक्टिव नाउन एंड द्रव्यवाचक मटेरियल नाउन। तो बच्चों संज्ञा के अंतर्गत ही हम लिंग वचन का अध्ययन करते हैं, यानी noun, the words which come under the noun is been written under the numbers and the gender. लिंग का अर्थ होता है gender, वचन का अर्थ होता है नंबर, यानी लिंग और वचन जो है संज्ञा शब्दों के ही बनाए जाते हैं।
तो बच्चों अब हम पहले लिंग की परिभाषा और उसका अध्ययन करते हैं। तो लिंग किसको कहते हैं? लिंग यानी जेंडर। व्हाट इज अ जेंडर? संज्ञा की जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। From the noun word, when we come to know the feminine and the masculine, means the male and the female gender, for them we divide, we call it as a gender. यानी संज्ञा के जिस शब्द से पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध होता हो, बोध का तो होता है पता होता हो, यानी स्त्री जाति का पता होता है और पुरुष जाति का पता होता है, जिस संज्ञा शब्द से उसको हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो प्रकार हैं, देयर आर टू टाइप्स और काइंड्स ऑफ अ लिंग इन हिंदी व्याकरण। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। कन्नड़ में 3 हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। अंग्रेजी में 4 हैं, कॉमन, मैस्कुलिन, फेमिनाइन एंड द न्यूटर। लेकिन हिंदी व्याकरण में 2 हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो बच्चों अब हम पुल्लिंग का अध्ययन करेंगे। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो वह पुल्लिंग कहलाता है। जैसे आदमी, बेटा, कुत्ता, लड़का, जैसे कि सुनार, धोबी, यानी जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसको हम पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता हो उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि आदमी का औरत, बेटा का बेटी, कुत्ता का कुतिया, लड़का का लड़की, पिता का माँ। तो इस तरह से यहाँ पर पुल्लिंग किसको कहते हैं? Which make us to know the male and the female. For the male we come to know about the male, या पुरुष जाति का बोध होता हो उसको पुल्लिंग कहते हैं, और स्त्री जाति का बोध जो होता हो उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। Which tells us about the feminine or the female, we call it as a feminine gender. Which tells us about the male, for that we call it as a masculine gender. पुल्लिंग यानी masculine gender, स्त्रीलिंग यानी feminine gender। तो इस तरह से बच्चों पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो बच्चों लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को बदलने या जानने के लिए कुछ नियम भी हैं। यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए नियम, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के लिए नियम। अ को आ करके, यानी जब हमारी पहले शब्द का अंतिम अक्षर का उच्चारण अ आता है, जैसे छात्र, तो त्र इसका उच्चारण क्या हुआ यहाँ पर? अ। उच्चारण क्या हुआ? अ। सो हाउ वी प्रोनाउंस्ड एट द एंड वेयर वी स्टॉप? अ। द प्रोनाउंसिएशन केम अ। तो इसके आगे आ की मात्रा लगाने से ये क्या बन जाता है? स्त्रीलिंग। पुल्लिंग छात्र, स्त्रीलिंग छात्रा। पुल्लिंग छात्र, स्त्रीलिंग छात्रा। अब आचार्य, अ, यहाँ पर भी क्या हुआ? अ। अंत में हमने अ शब्द का उच्चारण किया, अ यहाँ पर लिखा नहीं है, अ अक्षर का उच्चारण किया, तो इसका स्त्रीलिंग रूप हो गया आचार्या। स्त्रीलिंग रूप आचार्या। उसी प्रकार अ आ को ई, यानी अंत में जब अ या आ का उच्चारण आता है पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ या आ का उच्चारण आता है तो उसको ई की मात्रा लगाकर स्त्रीलिंग रूप दिया जाता है। जैसे नर, नारी, नर, नारी, नाना, नानी। बच्चों कुछ शब्द होते हैं जिसको हम देखते ही पहचान लेते हैं, जिसको हम देखते ही उसका स्त्रीलिंग रूप हमें तुरंत याद आ ही जाता है और पुल्लिंग रूप भी तुरंत याद आ जाता है। लेकिन कुछ शब्द होते हैं जिसको हम देखने के बाद जो है उसका थोड़ा सा, यानी इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, इट इज इजी, बिकॉज सम वर्ड्स व्हेन वी सी इजीली वी कैन मेक आउट, जस्ट लाइक अ बॉय, गर्ल। बॉय का स्त्रीलिंग गर्ल, यानी लड़का का स्त्रीलिंग लड़की होता है। तो कुछ
शब्दों को नियम अनुसार देखेंगे तो कुछ शब्दों को इस तरह से विभाजित किया जाता है। तो इसके बाद आ को इया करके, यानी पुल्लिंग में जब आ जाता है, अंत में आ का उच्चारण आ जाता है, जैसे कुत्ता, बेटा, यहाँ पर उच्चारण आ गया, तो स्त्रीलिंग में क्या हो जाता है इसका, इया करके। इया का अर्थ होता है बच्चों यहाँ पर ई की मात्रा लिख कर किया जाता है। तो कुछ शब्द को केवल ई की मात्रा ही लिखा जाता है, जैसे कुत्ता, कुतिया, बेटा, बेटी होता है यहाँ पर, ओके। कभी कभी बिटिया भी हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बेटा, बेटी होता है। तो बच्चों अब कुछ शब्द अ, ई के स्थान पर क्या होता है, यहाँ पर इन जोड़कर, अ, ई के स्थान पर इन जोड़कर, जैसे सुनार, सुनारिन, नाई, नाइन, नाइन नाई यानी बच्चों बार्बर, नाई का अर्थ होता है बार्बर। तो यहाँ पर नाइन यानी लेडी बार्बर हो तो उसको नाइन कहा जाता है। सुनार, सुनारिन, सुनार यानी गोल्डस्मिथ, सुनारिन, नाई, नाइन। तो यहाँ पर इन का उपयोग करके इसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया है। अब जैसे कि यहाँ पर ठाकुर, ठकुराइन, हलवाई, हलवाइन। तो कुछ शब्द जैसे यहाँ पर जो है अ, आ, ई, उ, ए आए, तो यहाँ पर आइन को जोड़कर इसका स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है, यानी अंत में उच्चारण, जैसे ठाकुर अ आया है, ठाकुर र, अ का उच्चारण आया है तो ठकुराइन, हलवाई ई का उच्चारण आया है तो हलवाइन। तो इस तरह से शब्दों का विभाजित करके, अक्षरों को विभाजित करके जो है बच्चों स्त्रीलिंग रूप दिया जाता है। वैसे तो इसी राइट ठाकुर, नॉर्मली वी कैन मेक आउट इट एज अ ठकुराइन, सडनली इट कम्स इन आवर माइंड दैट इट इज ठकुराइन, चौधरी, चौधराइन। तो इस तरह से जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। अब अक को ईका बनाकर बालक, बालिका, बालक अ क, यानी दो अक्षरों को लिया गया है यहाँ पर, ल और क, ल और क, अ क का इसका उच्चारण हुआ है, तो यहाँ पर बालिका जो है लिखा गया है, यानी ल को ई की मात्रा लगाकर, ऋस्व ई की मात्रा लगाकर, क को आ की मात्रा लगाकर लिखा गया है बालिका। सेवक, सेविका। तो अक यदि अंत में उच्चारण आया तो उसको ईका लगाकर स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है। तो बच्चों अब यहाँ पर सेठ, सेठानी। तो कुछ शब्दों को जो है अंत में आनी लगाकर बनाया जाता है, सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी। नौकर का नौकरानी ही होता है, नौकरीन, नौकराइन इस तरह से नहीं होता, नौकर, नौकरानी। गुरु, गुरु आइन होता है, ओके। सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी। तो बच्चों अब आगे देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर अंत में नी लगाकर शेर, शेरनी, मोर, मोरनी। तो यहाँ पर शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, ऊंट, ऊंटनी। तो इस तरह से कुछ शब्द जो हैं नी लगाकर उसको स्त्रीलिंग रूप दिया जाता है, जैसे शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, ऊंट, ऊंटनी। ऊंट यहाँ पर नहीं लिखा है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि ऊंट, ऊंटनी। तो इस तरह से जो है अंत में नी लगाकर भी पुल्लिंग का स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है। तो बच्चों अब देखो यहाँ पर आन का अति के रूप में बदलकर महान, महती, श्रीमान, श्रीमती, भाग्यवान, भाग्यवती। यानी जहाँ पर अंत में आन का उच्चारण आता है, जैसे महान यहाँ पर आ और न, आन, तो इसका हम क्या करते हैं, अति में इसका परिवर्तित करते हैं, जैसे महती, ह अ हो गया, त को ई लगाकर महती, श्रीमान, श्रीमती, भाग्यवान, भाग्यवती। तो इस तरह से अति लगाकर भी इसको परिवर्तित किया जाता है। अब बच्चों ई के स्थान पर इनी लगाकर
यानी जहाँ पर अंत में ई का उच्चारण आता है तो उसे इनी लगाकर स्वामी स्वामिनी, एकांकी एकांकिनी, ओके, हाथी हाथिनी, हथनी भी कहा जाता है, हाथिनी भी कहते हैं और हथनी भी कहते हैं। तो स्वामी स्वामिनी, एकांकी एकांकिनी। अब यहाँ पर दाता दात्री, विधाता विधात्री, ओके, दाता का स्त्रीलिंग रूप दात्री होता है, विधाता का स्त्रीलिंग रूप विधात्री होता है। यानी ता आ जाए तो हम क्या करते हैं, त्रि अंत में लगाते हैं, यानी ता के स्थान पर हम क्या करते हैं, त्रि लगाते हैं। तो दाता दात्री, विधाता विधात्री। अब कुछ शब्द जैसे कि उनका भिन्न रूप ही बदल जाता है, भाई बहन, नर मादा, आदमी औरत, पुरुष औरत। तो यहाँ पर जो है पूरा शब्द ही परिवर्तित किया गया। पहले हमने देखा कुछ अक्षरों को वहाँ पर जोड़कर जो है लिखा जाता है, तो यहाँ पर पूरा शब्द ही परिवर्तित किया जाता है। तो बच्चों कुछ शब्द होते हैं जो वस्तुएं होते हैं, उनको विभाजित किस तरह से किया जाता है। पुल्लिंग अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग की पहचान के कुछ सूत्र इस प्रकार हैं। See all the other things in English we throw them in the neuter gender and in Kannada नपुंसकलिंग। तो यहाँ पर जो है पर्वतों के नाम, देश के, समुद्र, पेड़, ये सब पुल्लिंग कहलाए जाते हैं। और अक, अन्न, आर, एरा, त्व, ना, आपा, आव, पन आदि प्रत्यय से बनने वाले शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे तैराक, पवन, सुनार, लुटेरा, मनुष्यत्व, रोना, मोटापा, बचाव, देन लड़कपन। बच्चों इन सब को अंग्रेजी में we throw them in the neuter gender and we call them as a napusakaling, but in Hindi as there are only two ling, so these we divide them on the rules in the either in the pulling or in the striling। तो इस तरह से प्राणीवाचक शब्द में स्त्री जाति को बताने वाले शब्द जैसे बहन, पत्नी, बेटी, ये जो है स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे बहन, पत्नी, बेटी और सुनारिन, ये जो है यहाँ पर स्त्री जाति यानी स्त्रीलिंग में लिखे जाते हैं। तो बच्चों पेड़ को हम जो है नपुंसकलिंग कहते हैं और न्यूटर जेंडर कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में पेड़ को जो है पेड़ कितना ऊंचा है पुल्लिंग में लिखा जाता है। तो संदर्भ सहित भी जो है उसको देखकर हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में विभाजित करते हैं। नदी, झील, भाषा, बोली, लिपि, कुछ नक्षत्र, तिथि, तारीख, शरीर के अंग जैसे आंख, नाक, कमर, छाती, जीभ, पलक, कोहनी, कलाई, खाने की चीजें, ये सभी स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे रोटी, कचौड़ी, पूरी, दाल, सब्जी। संस्कृत के आकारांत और उकारांत और ईकारांत जो शब्द होते हैं उसको स्त्रीलिंग कहलाया जाता है। यानी जितने भी नदियों के नाम है स्त्रीलिंग, झील स्त्रीलिंग, भाषा स्त्रीलिंग होता है, बोली स्त्रीलिंग कहलाती है, लिपि स्त्रीलिंग कहलाती है, नक्षत्र के कुछ नाम स्त्रीलिंग होते हैं और हमारे अंग के नाम स्त्रीलिंग कहलाते हैं और खाने पीने की कुछ चीज़ों को भी जो है स्त्रीलिंग हम कहते हैं। तो इस तरह से जो है बच्चों हिंदी व्याकरण में दो ही लिंग होने के कारण हम अन्य जो संज्ञा शब्द होते हैं उनको उनके नियम के अनुसार, उनके संदर्भ के अनुसार जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में विभाजित किया जाता है। As we have only two ling in Hindi grammar, so the remaining noun words are divided into the स्त्रीलिंग और पुल्लिंग based on the rules and based on the circumstances। तो अब यहाँ पर आवट, आहट, आई, आस, इमा, नी आदि प्रत्यय से बनने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अंत में, शब्द के अंत में आवट, आहट, आई, आस इसका उच्चारण हो, जैसे बनावट, मुस्कुराहट, पढ़ाई, कपास,
मधुरिमा, करनी, ये शब्द जो है प्रायः स्त्रीलिंग कहलाते हैं. मीन्स एट द एंड ऑफ द वर्ड व्हेन वी कम द प्रोनाउंसिएशन, वी कम अक्रॉस विद द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज अबव गिवन वर्ड्स एज आवट, आइट, आई, आस. जैसे बनावट, आवट का उच्चारण आया है. मुस्कुराहट, आहट का उच्चारण आया है. पढ़ाई, आई का उच्चारण यहाँ पर आया है. फिर कपास, आस का उच्चारण आया है. तो इस तरह के शब्दों को बच्चों हम स्त्रीलिंग कहते हैं. तो बच्चों हमने पढ़ा कि संज्ञा किसको कहते हैं और इसके अंतर्गत लिंग का भी अध्ययन किया. यानी लिंग किसको कहते हैं, संज्ञा किसको कहते हैं. तो इस प्रकार लिंग जो स्त्री पुरुष जाति का बोध कराता है लिंग होता है. जो शब्द से हमें किसी व्यक्ति वस्तु जाति का बोध होता है वह संज्ञा कहलाता है. तो संज्ञा शब्दों के ही जो है लिंग वचन बनाए जाते हैं. तो हमने यहाँ पर लिंग का अध्ययन किया कि किस तरह से जो है वह उसके शब्दों को विभाजित किया जाता है. सो चिल्ड्रन, लेट्स हैव अ लुक वंस अगेन ऑन व्हाट वी हैव स्टडीड. फर्स्ट, नाउन, संज्ञा. किसी भी व्यक्ति वस्तु जाति भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. सो नेमिंग द वर्ड इज कॉल्ड एज अ नाउन. तो संज्ञा के भेद कितने हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदाय या समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, collective noun and then material noun. These are the 5 kinds of the noun. Okay? तो नाउन किसी व्यक्ति, जाति, पुरुष या स्थान या वस्तु का बोध कराए संज्ञा कहलाता है. और संज्ञा के प्रकार व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन, जातिवाचक यानी कॉमन नाउन, भाववाचक यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समुदाय यानी कलेक्टिव एंड द्रव्य यानी मटीरियल. नाउ लिंग, संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं. सो with the noun word, when we come to know the male and the female of a noun word, for that we divide it into the or we call it as a gender. यानी संज्ञा के जिस शब्द से स्त्री जाति या पुरुष जाति which tells us about the female or the male, the noun words which tells us about the male or the female, for that we call it as a gender. तो हिंदी में 2 प्रकार के लिंग है, एक है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. अंग्रेजी में 4 प्रकार के हैं और कन्नड़ में 3, लेकिन हमारे हिंदी व्याकरण में 2 ही लिंग हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. तो बच्चों इतना हमने जानकारी प्राप्त की और हम अपनी अगली कक्षा में जो है यानी अगले व्याकरण के विषय में सर्वनाम विशेषण का अध्ययन करेंगे और क्रिया का भी अध्ययन हम करेंगे. सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी वेल. थैंक यू.